भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग है, मतलब स्वर्ण युग, जहां पिछले लोगों ने इतिहास को बढ़ाया था, साम्राज्य को, मगध को आगे की ओर ले गए। लेकिन जब भारतीय साम्राज्य को, जब भारतवर्ष, जब कहा था ना कि ये अखंड भारत है, तो अखंड भारत का जहां से शिला पड़ता है, जहां से नींव पड़ती है, वो काल था गुप्त काल। 320 से लेकर के 455 ईस्वी के बीच का समय था, वो गुप्त काल की संज्ञा में रखी गई है। गुप्त काल में अनेकों दौर पे देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का सबसे पहला राजा कहा जाता है, क्योंकि वही सबसे प्रमुख राजा थे जिनको मान्यता मिली उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के सही तौर पे, जिनका समय था 319 से लेकर के 335 तक। यह समय चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त प्रथम की जब बात आएगी तो गुप्त काल होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आएगी तो वो आपका, हम कह सकते हैं उसको मौर्य काल होगा, तो वहां पे मौर्य होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात होगी 319 से लेकर 355 तक। ये ऐसे राजा थे कि इनके शासन काल में सर्वप्रथम सिल्वर क्वाइन, चांदी की सिक्के चलाए गए, और इन्होंने अपने आप को राजाधिराज, मतलब महाधिराज की संज्ञा दी, राजाओं का राजा। आगे के चलने पे देखेंगे कि उन्होंने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। इनके विषय में ये 3-4 बातें जो एग्जाम में आपको बार बार पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब था, गुप्त वंश के सबसे प्रथम प्रतापी राजा कौन थे, इनके शासनकाल में और क्या हुआ, तो इन्होंने सिक्के चलवाए। और हम कहेंगे कि इनके शासनकाल में आपका कि और क्या किया उन्होंने, तो इन्होंने अपने नाम से, हम कह सकते हैं इसको कि गुप्त संवत चलवाया था। मतलब कह सकते हैं कि खुद का एक कैलेंडर गुप्त संवत के नाम से इन्होंने अपने शासनकाल में चलवाया था। इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो समुद्रगुप्त, जो खासकर मेरे सबसे फेवरेट है। अगर इतिहास में बात किया जाए तो मैं समुद्रगुप्त को सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म में मानता हूं। मुझे समुद्रगुप्त हमेशा अच्छा लगे। भारत को भारत बनाने वाला, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिक रूप से, हर तरह से अखंड भारत का स्वप्न देखने वाला एक राजा, जिसने अखंड भारत के लिए हर तरह से कार्य किए, ज्ञान से, कुशलता से, शासन से, साम्राज्य से, पूरे तरह से एक सबको, एक समाज को इकट्ठा करके, समाज को एक साथ मिला कर किसी ने चलाने का अगर काम किया तो वो समुद्रगुप्त से, जिनका शासन आपका 335 से लेकर के 380 तक का शासनकाल था। जब देख सकते हैं कि जब विदेशी एक राइटर थे विंसेंट, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनकी किताब का नाम थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब में उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ भारत की भी संज्ञा दी है। मतलब जिस तरह नेपोलियन ने यूरोप में जिस तरह से साम्राज्यवाद को बढ़ाया, समाज को बढ़ाया, ऐसे ही काम समुद्रगुप्त ने भारत में भी किया था। शासन को, मतलब बर्मा से लेकर के आपका अफगानिस्तान, ईरान तक फैला देना, पूरा अखंड भारत का जो सिरमौर बनाना, ये कार्य समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ था। बेसिकली वो कवि भी थे, संगीत उन्हें बहुत पसंद था, विद्या पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। तो इसीलिए इन्होंने एक सिक्का भी चलवाया था जिसमें वीणा बजाते हुए उस सिक्के पे मौजूद है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा शासक है जो वीणा बजाते हुए जिसकी सिक्का चला हुआ है, तो समुद्रगुप्त की बात होगी। इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया था। उज्जैन आप सब जानते हैं कि भगवान महाकाल का कि जो भूमि है उज्जैन, उसको उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया था। आगे देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो शासन संभालते हुए होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। और विक्रमादित्य को आप देख सकते हैं कि हमारे इन वामपंथी इतिहासकारों ने किस तरह से कमजोर करके दिखाया गया है। कॉमिक्स में किस्से कहानी तक ही समेट के रख दिया, बच्चों तक बढ़ने नहीं दिया विक्रमादित्य की। जो विक्रमादित्य का जो इन्होंने खिलजी पढ़ाया, गजनी पढ़ाया, तुगलक पढ़ाया, सब पढ़ा दिया, अंग्रेज पढ़ाया, फ्रांसीसी पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन इस बड़े बड़े इतिहासकारों के बारे में अभी तक हमें छुपा करके रखा कि ये छोटे से अंतराल पे बस छोटी सी बातें बता दी और छोड़ दिया गया। तो विक्रमादित्य का शासनकाल आपका 380 से 412 के ईस्वी का शासनकाल था। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वो वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था, जो कि जाति से एक ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य का शासनकाल था अखंड भारत के लिए, वो कला साहित्य के लिए स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था। इसमें मयूर शैली में स्वर्ण युग कहा गया है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए कि जो एक तरह से स्वर्णिम युग है। कभी इस पे हमें स्पेशल आपको समुद्रगुप्त पे
और विक्रमादित्य, आपको मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार के प्रभावशाली ये राजा थे और इनको कितना कम करके आका गया है। एक बार एग्जाम के बाद आपको हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पे, और आप देखिएगा इस वीडियो को, फिर आप इतिहास रियल हिस्ट्री को समझिएगा आप लोग। फिर आता है आपका विक्रमादित्य के बाद कुमार गुप्त, 415 से लेकर के आपका 455 ईस्वी तक उन्होंने भारत पर, मतलब कह सकते हैं अखंड भारत पर शासन किया। और इन्हीं के शासन काल में आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा समझदार थे कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ऐसा जगह बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई कुमार गुप्त साहब ने। राजाधिराज कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और देखिए आप बिहार का दुर्भाग्य कि जिस इंसान ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस इंसान के नाम पर नालंदा का वह जगह नहीं है। लेकिन जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उस हत्यारे, उस लुटेरे, उस डकैत, अनपढ़, जाहिल, गंवार के नाम पर बख्तियारपुर जगह का नाम रखा गया बिहार में, नालंदा जिला में। और हमारे मान्यवर, चाहे वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरजेडी से तो कुछ चीज का तुम एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते हो, वो ऐसे ही पागल पार्टी है, उसके तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते, अनपढ़ गंवारों की पार्टी है। लेकिन इंजीनियर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, उनके तो दिमाग में नहीं घुस रहा कोई चीज कि जो ऐसा जो स्थिति पैदा किया उस आदमी के नाम पे कि कम से कम बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार, इसका नाम भी लिखने में शर्म आ रहा है हमको, और बता ऐसा नाम है बख्तियार खिलजी, खिलजी के नाम पर जो तुमने बख्तियारपुर का नाम रखा है, कम से कम इसको तो हटा दो यार। क्या मैसेज दे रहे हो विश्व के सामने में तुम कि जो कुमार गुप्त ने, आपके नाम के साथ में नीतीश कुमार लगता है मुख्यमंत्री महोदय, इस पर देखा जाए तो देखिए इस चीज पर आप बिहार के मुख्यमंत्री है पिछले, मतलब कीजिए हम लोग बचपन में सुने थे आप मुख्यमंत्री है, जवानी में आप ही मुख्यमंत्री है, शुक्र है भगवान का एज उज का आपके हाथ में बनना, बुढ़ाई में आप ही मुख्यमंत्री रहते। आपको तो क्या कहे, आपको तो कभी इधर सटते हैं उधर सटते हैं, सटा सटी चलता रहेगा आप लोग का, उतना पार्टी उटी बनाते रहिए, खेल कूद तो करते रहिए। बिहार का पब्लिक ट्रेन में भरेगा, फिर वापस चल जाएगा दिल्ली, दिल्ली से मार खाएगा मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, ये तो बिहार के भाग्य में है, उसको छोड़िए। कम से कम इस पर ध्यान दीजिए कि जो आदमी नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को जला दिया, दुनिया में जिस इंसान को किताबों से एलर्जी हो सकती है, ऐसा कौन सा जाहिल होगा, कौन सा पापी होगा तो किताब से एलर्जी होगा। आपने उसके नाम पे विश्वविद्यालय का नाम बना दिया और उसको जो जलाया उसके नाम पर आप वहां पे स्टेशन बना कर रखे, बदलिए। भारत सरकार भी, आप रेलवे आपके हाथ में है, कम से कम स्टेशन का नाम तो बदल सकते हैं। आप भी मजे मार रहे हैं, आपको भी मतलब नहीं है, मतलब बिहार है तो छोड़ दो, ये वाली स्थिति आप लोगों ने बना दी है। तो ध्यान दीजिए, कुमार गुप्त साहब ने बनाया है, कम से कम इनके नाम पे रख दीजिए आप, ये भी इनके नाम पर रखती तो क्या कितना बुरा रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग आजकल फालतू बात पर ट्विटर ट्रेंड चलाता है कि संजू सैमसंग को टीम में कायम रखा, सैमसंग का मोबाइल फोन टीवी घर में ठीक लगता है, टीम में क्या करेगा वो, ऐसे तो खेलने में नहीं आता है, तो वो सब ट्विटर ट्रेंड चलाता है। तुम लोग कभी सब भी ट्रेंड चलाओ भाई कि नालंदा का जगह का नाम बख्तियारपुर से चेंज कर कुमार गुप्त के नाम पर रख दिया जाए, नीतीश कुमार अपने नाम पर रख लेते, कम से कम बिहार का विकास किया है। खिलजी फिलजी के नाम पर जो रखे हुए हैं, डकैत चोर के नाम पर, कौन आदमी अपने गांव का नाम डकैत चोर के नाम पर रखता है। ऑलरेडी आप लोग इंडिया नाम रखे हुए थे बहुत दिन से, एकदम मोदी जी को उसका उर्दू तो चलो भैया अच्छा लगेगा, अब उसको ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि गुप्त काल के बहुत सारे साहित्य कला का, स्थापन कला का बहुत सारे नमूने हैं जिसपे बात की जा सकती है और बात करेंगे भी आप। तो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलेगी और जहां आप देखेंगे कि ये काल जो होगा स्वर्णिम काल होगा, स्वर्ण युग काल होगा, और ये काल को हम गुप्त काल कहते हैं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे ही बताएंगे। जय हिंद।